हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8, पीजेंट्स, जमींदार्स एंड द स्टेट, एगेरियन सोसाइटी एंड द मुगल एम्पायर के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है द फ्लो ऑफ सिल्वर के साथ में। देखो, हमें बताया गया है कि मुग़ल एम्पायर जो है वो लार्ज टेरिटोरियल एम्पायर्स में से था, यानी कि जब हम बात करते हैं 16-17 सेंचुरी की और उसमें भी एशिया की बात करते हैं तो बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स थे और उन बड़े बड़े एम्पायर्स में एक नाम मुग़ल एम्पायर का भी था। अब उस टाइम पे इस बड़े एम्पायर में क्यों था, इसके पास लैंड भी थी, इसके पास पावर भी थी और इसके पास क्या था, ये रिसोर्सेज भी थे। तो 16-17 सेंचुरी में ये बहुत बड़े एम्पायर में से एक था। और उस टाइम पे और भी बड़े बड़े एम्पायर्स थे, जैसे मिंग चाइना, सफ़ाविद ईरान, ओटमन टर्की। ये बड़े बड़े एम्पायर्स में से इनका भी नाम आता था। अब ये जो एम्पायर्स थे ना, उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि ये पॉलिटिकली स्टेबल थे। अब जब ये लोग पॉलिटिकली स्टेबल थे, इस वजह से क्या हुआ कि अच्छे से नेटवर्क बन गए इन सारे एम्पायर्स के बीच में। और इतने अच्छे से नेटवर्क बने कि कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया, ट्रेड स्टार्ट हो गया, चीज़ों को ख़रीदा जाने लगा, बेचा जाने लगा। मतलब इतना अच्छा ट्रेड हुआ कि चाइना से लेकर मेडिटेरियन सी तक क्या देख रहे थे हम, ट्रेड ही ट्रेड देख रहे थे। अब ये ट्रेड के आने के और भी कारण थे। देखो, और कारण क्या थे कि डिस्कवरी हो रही थी किसकी, नए नए रास्तों की, नए नए जगह की, कि हम सी से कहाँ ट्रैवल कर सकते हैं, हम यहाँ से, ये तो शॉर्टकट है, यहाँ से हम जा सकते हैं। तो नए नए रास्तों की जो डिस्कवरी हुई है और न्यू वर्ल्ड की ओपनिंग। न्यू वर्ल्ड किसे कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। उस टाइम पे जब इनकी खोज हुई थी, इनके बारे में पता चला था, तो ये जो अलग देश हो गए और जो नए नए रास्तों की खोज हुई, इन वजह से ट्रेड और ज़्यादा वाइब्रेंट हो गया, ट्रेड जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया। पर्टिकुलरली कहाँ पे बढ़ा, एशिया में तो बढ़ा ही, कि एशिया वाले क्या है, यूरोप के साथ और ज़्यादा ट्रेड करने लगे, ट्रेड का एक्सपेंशन हुआ। लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा इंडिया का ट्रेड बढ़ने लगा, इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और इसका रिजल्ट क्या निकला कि ग्रेटर जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी जो थी इंडिया के ओवरसीज ट्रेड की, वो बढ़ गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, कमोडिटी कंपोजिशन जो होता है उसमें भी हमको क्या देखने को मिली, ग्रोथ देखने को मिली, उसका भी एक्सपेंशन देखने को मिला। अब ट्रेड हो रहा है, ट्रेड मतलब क्या, खरीद बिक्री हो रही है। अब खरीद बिक्री हो रही है तो कुछ जो खरीद रहे हैं उसके बदले में कुछ पे तो करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे क्या पे किया जाता था, सिल्वर पे किया जाता था। उस टाइम पे बहुत बहुत अमाउंट में चीज़ें खरीदी जाती थी और उनके बदले में सिल्वर बुलियन जो है, सिल्वर जो है वो पे किया जाता था एशिया में वो चीज़ें खरीदने के लिए। अब एशिया में तो इंडिया भी है, तो इंडिया से भी कोई सामान खरीदेगा तो वो क्या करेगा, सिल्वर देगा। और वही हुआ, इंडिया के पास बहुत ज़्यादा सिल्वर आए। मतलब ये इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा था, क्योंकि इंडिया के पास ना अपना कोई भी सिल्वर का नेचुरल रिसोर्स नहीं था, लेकिन हमने ट्रेड ही इतने किए कि हमारे यहाँ पे एक तरीके से सिल्वर की बाढ़ आ गई थी। हमारे पास बहुत ज़्यादा सिल्वर्स आ गए थे बस इसी ट्रेड से। और इसका क्या रिजल्ट हुआ कि 16th-18th सेंचुरी के बीच में एक रिमार्केबल स्टेबिलिटी आ गई मेटल करेंसी में, कि हर जगह पे करेंसी का यूज़ होना स्टार्ट हो गया। हमारे पास सिल्वर के रिसोर्सेज नहीं थे तो भी हमारे पास सिल्वर के रिसोर्सेज आ गए। आप देखोगे मार्केट में उस टाइम पे इंडिया में सिल्वर रुपया चलना शुरू हो गया था। और इस वजह से क्या हुआ कि मिंटिंग स्टार्ट हो गई कॉइन्स की, कॉइन्स जहाँ पे बनते हैं ढलते हैं वो स्टार्ट हो गए। पूरी जगह मुगल स्टेट में हम क्या देख रहे थे कि कॉइन्स जो है वो यूज़ किए जा रहे हैं, सिल्वर्स यूज़ किए जा रहे हैं। अगर राजा टैक्स कलेक्ट कर रहा है, रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, या कोई आपस में भी ट्रेड कर रहा है, तो उसमें जो पैसे हैं उनका इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है, यानी कि पैसे जो है वो आना स्टार्ट हो चुके हैं। लोग क्या है, पैसे से खरीद बिक्री कर रहे हैं। अब बार्टर सिस्टम से हटकर लोग पैसों की तरफ जा रहे थे, पैसे जो थे वो सर्कुलेशन में आ गए थे। ऐसे ही आपको बताया गया है एक इटालियन ट्रैवलर के बारे में, गियोवानी कैरेरी, इनके बारे में बताया गया है, जो इंडिया से ट्रैवल करते हुए जा रहे थे, मतलब 60-90 के अप्रॉक्सीमेट इसी टाइम में जा रहे थे। और वो क्या करते हैं, ग्राफिक अमाउंट बताते हैं, ग्राफिक आपको अकाउंट देते हैं
कैसा ग्राफिक अकाउंट देखते हैं, वो एक ग्राफिक अकाउंट देते हैं कि कैसे दुनिया में सिल्वर जो है वो ट्रैवल करते हुए इंडिया में आता था, यानी कि कितना हमारा ट्रेड था और कैसे सिल्वर जो है वो ट्रेड करते हुए, यानी कि जब ट्रेड होता तो सिल्वर पूरे दुनिया को ट्रैवल करते हुए इंडिया में ही आता था। उन्होंने ये भी बताया कि 17वीं सेंचुरी में इंडिया में कितना ज़्यादा कैश चल रहा था, कितना ज़्यादा कॉमोडिटी का ट्रांजैक्शन हो रहा था, कितना ज़्यादा सिल्वर रुपए जो है वो हम लोग यूज़ कर रहे थे। ये हमारी एबिलिटी को वो बता रहे थे। अब बात करते हैं एन ए अकबरी के बारे में। अब ये जो एन ए अकबरी है ये एक किताब है। ये एन ए अकबरी जो किताब है इसमें आपको किसके बारे में बताया गया है? आपको बताया गया है हिस्टोरिकल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोजेक्ट में। देखो एन ए अकबरी में राजा के यहाँ पे क्या एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, क्या रूल्स फॉलो किए जाते थे, कौन कौन से जगह थे, कितना उसमें फॉरेस्ट एरिया था, और भी उससे ज़मींदार के बारे में, पीजेंट्स के बारे में, वो ज़मींदार जो कि पहले जो है वो ज़मींदार नहीं थे, वो लोअर कास्ट ग्रुप से थे, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है उसमें लिखा गया है और वो सारी चीज़ें बताई गई है। और ये जो एन ए अकबरी है वो लिखी थी अबुल फजल ने। अबुल फजल जो थे वो राजा अकबर के दरबार में काम किया करते थे और उन्होंने इसे कब कंप्लीट किया? एन ए अकबरी को 1598 में, जो कि 42 रीजनल ईयर था एम्परर का। और उसने ऐसे ही नहीं है कि कंप्लीट किया और राजा को अपनी बात सुना दी या वो किताब उनके सामने रख दी, नहीं, बल्कि जब उसे अच्छे से पढ़ा, कंप्लीट किया, तो उसके बाद भी वो 5 बारी उस बुक को रिवाइज किया। उसके बाद जाके बोला कि हाँ उनकी किताब अब तैयार हो गई है, उनके रिकॉर्ड्स, उनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो तैयार हो गए हैं। अब ये जो एन की बुक है ये लिखवाई अकबर ने ही थी, क्योंकि मैंने आपको बताया अबुल फजल उनके यहाँ पे उनके दरबार में काम किया करते थे। इसीलिए अकबर ने क्या कहा कि तुम ये अपना लिखना स्टार्ट करो और मुझे बताओ कि मेरे राज्य में क्या क्या है। तो अकबर के बारे में ये लिखना स्टार्ट हुआ था। अब बेसिक क्या है ये देखो कि बुक थी एक अकबरनामा, उसमें भी 3 बुक थी, 3 पार्ट थे, जिसमें पहले जो 2 पार्ट थे वो हिस्टोरिकल नैरेटिव देते थे और तीसरी जो किताब थी वो थी एन अकबरी, जिसमें आपको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया हुआ है। यानी अकबरनामा के अंदर 3 किताबें आती है और जो तीसरी किताब है वो एन ए अकबरी है और वो अबुल फजल ने लिखी है, जिसमें आपको रेगुलेशंस के क्या क्या उस टाइम पे रेगुलेशंस थे उनके बारे में, उस टाइम पे एक तरीके से जियोग्राफिकल डिक्शनरी है वो अकबर एम्पायर की, जो उसमें आपको देखने को मिलती है कि वहाँ पे आपको एक एक चीज़ वहाँ पे मेंशन की गई है। और इनमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? आपको डिटेल्ड अकाउंट देखने को मिलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलता था कोर्ट का, एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, आर्मी के बारे में, कैसे रेवेन्यू कलेक्ट किए जाते थे, क्या सोर्सेज थे, और ट्रेडिशंस के बारे में, कल्चर के बारे में, प्रोविंसेस जो है उनकी इंफॉर्मेशन मिलती थी, इलाबोरेट डिस्क्रिप्शंस मिलते थे, हर एक चीज़ यानी अलग तरीके से आपको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिया गया है, इस एन ए अकबरी में बताया गया है। अब ऐसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और कंपाइल करना बहुत ही जो है क्या मेहनत वाला काम है। ये भी बताया गया कि इस एन ए अकबरी से सिर्फ आज हमें ही नहीं फ़ायदा होता, उस टाइम पे राजा को भी फ़ायदा होता था। वो कैसे? राजा जो है वो जानना चाहता था कि उसके यहाँ पे कैसा कल्चर चल रहा है, वहाँ पे ज़मींदार कैसे हैं, कौन से कास्ट के हैं, तो राजा को भी तो इन्फॉर्मेशन मिली। अगर राजा के पास अपनी जनता की, अपनी प्रजा के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन होगी तो राजा भी अच्छे से रूल कर पाएगा, तो राजा को भी फ़ायदा हुआ। इसीलिए हम मानते हैं कि एन जो है ना वो एक तरीके से माइन है इंफॉर्मेशन की, कि ये जो है भंडार एक तरीके से इंफॉर्मेशन का मुग़ल एम्पायर के बारे में, अकबर का टाइम जब चल रहा था उस टाइम पे मुग़ल एम्पायर कैसा था उसके लिए, तो ये एक तरीके से भंडार है और इसकी वजह से हमें पता चलता है कि उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी। वैसे ये जो लिखा गया है इसको हम कहते हैं कि ये जो व्यू रहा वो एपेक्स से रहा, वो एक सेंटर से रहा, यानी कि इन्होंने ऊपर ऊपर से चीज़ें देखी हैं, एकदम डिटेल में भी नहीं गए हैं। मतलब कई बार इन्होंने कुछ चीज़ें मेंशन नहीं भी की है या कुछ चीज़ों को नकारने की कोशिश भी की है। अब ये जो एन है ये भी कोई एक बुक नहीं है, बल्कि एन में भी 5 बुक आती है। तो स्टार्टिंग की जो 3 बुक है ना ये एडमिनिस्ट्रेशन पर है, जिसमें से पहली बुक के बारे में आपको बताती हूँ। पहला बुक जो है उसका नाम है
मंजिल आबादी। तो पहली बुक जो मंजिल आबादी की है ये हाउस होल्ड के बारे में है, उसके मेंटेनेंस के बारे में है। दूसरी बुक है सिपा आबादी, जिसे आप सिपाही से याद रख सकते हो, यानी कि इसमें आर्मी के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री सर्वेंट्स, इनके बारे में बात की गई है। और यहाँ पे नोटिस वगैरह भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं जो इंपीरियल ऑफिसर्स को मिले थे या पोएट्स या आर्टिस्ट को मिले थे, उन्होंने लिखे थे। तीसरा है मुल्क आबादी। इस मुल्क आबादी में आपको फिजिकल साइड पता चलता है एम्पायर का, यानी कि आपको डेटा मिलता है रिवेन्यू से रिलेटेड, कितना जमा था, कितना हासिल था, कैसे कलेक्ट करते थे, कौन ज़मींदार थे, कितने प्रोविंसेस थे। और इसी पे आपको एक अकाउंट भी लिखा गया है, अकाउंट ऑफ द 12 प्रोविंसेस। यानी यहाँ पर आपको बताया गया है फिजिकल साइड के बारे में, जियोग्राफिक, टोपोग्राफिक, इकोनॉमिक प्रोफाइल के बारे में, सूबास के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, रिवेन्यूज़ के बारे में। और इसमें क्या है कि सिर्फ प्रोविंसेस के बारे में नहीं बल्कि उसके और डिटेल में कई बार चले गए हैं, सूबा लेवल पर क्या होता था, सरकार में क्या होता था, और उसको कैसे एक टेबल के फॉर्म में बताया है जिसमें 8 कॉलम्स हैं। एक में महल की बात है, दूसरे में फोर्ट्स की बात है, तीसरे में अर्जी की बात है, चौथे में रेवेन्यू की बात है, पांचवे में रेवेन्यू के ग्रांट्स या चैरिटी की बात है, सिक्स्थ में ज़मींदार की बात है, सेवन्थ एट्थ में ज़मींदार कौन से कास्ट से आता था ये लिखा हुआ है। तो ऐसे ये सारी चीज़ें बताई हुई है। और ये जो मुल्क आबादी है ये आपको एक फैसिनेटिंग और डिटेल जो है आपको व्यू देता है एग्रेरियन सोसाइटी का नॉर्दर्न इंडिया में। फोर्थ और फिफ्थ ये जो बुक हुई, क्योंकि ये तो 3 बुक के बारे में था कि एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं, फोर्थ और फिफ्थ बुक जो है वो रिलीजियस, लिटरेली या फिर कल्चर ट्रेडिशन जो है इंडिया के उनके बारे में कहती है, या अकबर की कुछ ऑस्पीशियस सेइंग जो है उनके बारे में बात करती है। अब ये जो एन है वो अकबर ने ही लिखवाया था, लेकिन अपने काम को पूरा करने से पहले, यानी कि काम तो पूरा कर दिया जो है अबुल फजल ने, अब उसको क्या किया कि 5 टाइम रिवाइज किया गया। उन्होंने क्या चेक किया, ये चेक किया कि जो फैक्ट्स उन्होंने देखे हैं और जो बात कही गई है वो सही है कि नहीं, जो डेटा उन्होंने लिखे हैं वो नंबर्स में भी लिखे, साथ साथ वर्ड्स में भी लिखे गए, ताकि ये इंश्योर किया जाए कि कोई भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, कोई भी तरीके की एरर ना हो। लेकिन फिर भी जो है उनके जो टेक्स्ट है वो एरर फ्री नहीं है। एरर फ्री नहीं है क्योंकि हिस्टोरियंस ने पढ़े हैं और उन्होंने कुछ कमियां निकाली है। उन्होंने बताया कि एरर्स तो थे, और एरर्स कैसे थे, नंबर वाले एरर्स थे, यानी कि कहीं पे प्लस माइनस इन सारी चीज़ों में छोटी मोटी गलती देखने को मिली है, उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन ये मिस्टेक्स थी, ये एरर्स थे। दूसरा क्या था कि स्क्यूड नेचर था इस क्वांटिटेटिव डेटा का, मतलब कि कुछ चीज़ें तो इन्होंने हर जगह की रिकॉर्ड ही नहीं की। जैसे मान लो कि सूबास के बारे में बात की गई है, कास्ट कंपोजिशन के बारे में बात की गई है कि जमींदार किस किस कास्ट से बिलोंग करते थे, तो हर सूबे की, हर प्रोविंसेस की बात की, लेकिन बंगाल और उड़ीसा का वहाँ पे जिक्र ही नहीं है। ऐसे ही यहाँ की पे हर चीज़ें नोटिस नहीं की जाती थी। जैसे मान लो कुछ एरिया के प्राइस और वेजेस दिए गए हैं आगरा या आसपास के एरिया के, लेकिन दूसरे एरिया के दिए नहीं गए, तो हम उससे एक आइडिया नहीं लगा सकते ना। हो सकता है एरिया वाइज जो है वो वेजेस या प्राइसेस बदल जाते हो। तो उन्होंने हर एरिया का जो है बराबर से हमें डेटा नहीं दिया हुआ है, कुछ जगह का दिया है, कुछ जगह का नहीं दिया गया है। और इस वजह से हम मानते हैं कि इसकी लिमिटेड रेवेलेंस है पूरे रेस्ट ऑफ द कंट्री के लिए। मतलब एक जगह जो चल रहा था वो पूरी कंट्री में चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता है, उस पर डाउट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इससे प्रॉब्लम्स ही जुड़ी है, इसके कुछ प्लस पॉइंट्स भी है, क्योंकि एन अकबरी है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में आपको क्या है, मुगल एम्पायर के स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की गई है। अदर क्रॉनिकल्स जो थे वो क्या करते थे, वो करते थे वॉर के बारे में लिखेंगे, कॉन्क्वेस्ट के बारे में लिखेंगे, पॉलिटिकल मशीन्स या डायनेस्टिक टर्मोइल के बारे में लिखेंगे। लेकिन अबुल फजल ही थे जो एकदम अलग हट के गए, इन सारी चीज़ों से अलग हट के गए और लोगों के बारे में लिखा, एम्पायर के बारे में लिखा, पीजेंट्स के बारे में लिखा, रेवेन्यू के बारे में लिखा। तो उन्होंने बहुत ही अलग लिखा। और ये क्या एक बेंचमार्क की तरह है कि इंडिया में 17वीं सेंचुरी में क्या चल रहा था, मुगल एम्पायर में क्या चल रहा था, उसके बारे में अगर हमें जानना है तो ये एन अकबरी जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ी एक वैल्यूएबल सोर्स है जिससे हम पढ़ सकते हैं, एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है।
तो आज की इस वीडियो में आपका टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है और चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा दूसरा चैनल अभ्यास, जहां पर आपको इंग्लिश और हिंदी का फ्री कंटेंट मिलेगा। उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।